नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास में हिंदी का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि दूसरा चैप्टर होंगे हम लोगों का 20 के दांत, और जो कि ये नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी को हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका कहानी का क्या निष्कर्ष है, क्या इसकी मतलब थीम थी, सारे कुछ हम पहले आपको बताएंगे। जिस तरीके से हमने जाति प्रथा के बारे में बताए थे, इस कहानी का भी हम सारा अभिप्राय हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको यदि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट भूल भी जाते हैं तो वो आप लिख सकें। लेकिन हम आपको ऐसे पॉइंट बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम अरेंज करके आंसर दे के आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में नहीं भूलिएगा। 2 चैप्टर हो जाएंगे। दोनों चैप्टर का जो भी क्लास ले चुके हैं उन सारे अभ्यर्थियों के पास भेज दिया जाएगा, उन सारे अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे। और जो भी क्लास नहीं लिया वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ले लें, क्योंकि क्लास आपको लास्ट तक लेना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक के बाद हम लोगों का संस्कृत स्टार्ट होंगे। और इसका हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है उससे भी अच्छे तरीके से बना के, जैसे कि हमने प्रस्तुत प्रश्न करके बताए थे, तो उस तरीके से हम बना के आपको नोट्स देंगे कि आप उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप वो लिख देते हैं तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका हम यदि बात करें तो इसका 3 कैरेक्टर मेन है। एक है सेन साहब, एक है खोखा, एक है मदन, और एक है गिरधारी लाल। कौन क्या है वो बता देते हैं हम। जैसे कि सेन साहब और खोखा के हम बात करें तो सेन साहब एक मतलब कि धनी व्यक्ति होते हैं, खोखा उसका पुत्र होता है। वही यदि हम बात करें तो गिरधारी लाल एक गरीब व्यक्ति होते हैं, जो सेन साहब के यहाँ वर्क करते रहते हैं, ड्राइवर के काम करते हैं। और उसका पुत्र रहता है, गिरधारी लाल का पुत्र मदन रहता है। और इस चैप्टर का एक कहा जाता है ना कि लीड कैरेक्टर या हीरो कौन है, तो इस चैप्टर में मदन को हीरो माना गया। तो क्या कुछ इसका स्टोरी है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मदन का जो पिता है गिरधारी लाल, वो सेन साहब के यहाँ नौकरी करते रहते हैं। तो कभी होता है कि पिता के साथ बच्चे भी चल जाते हैं, तो इसी तरह वो भी चल जाते हैं। तो वहाँ पे अक्सर जाने पर जो कहा कि अब 2 बच्चा मिल जाएगा वहाँ पे, तो ये सेन साहब का बेटा भी मिलेगा और ये गिरधारी लाल का मदन। वहाँ पर जब 2 बच्चा मिलता है तो बच्चे में ये नहीं देखा जाता है कि हम गरीब है या सामने वाला धनिक है, और उसको लड़ाई करने का मूड है। यदि उधर से भी लड़ाई हो रहा है तो ये अगर गरीब भी है तो वो भी लड़ाई करेगा। तो यही हुआ, तो इससे इसका पिता दुखी रहते थे और बार बार इसमें मार खा जाते थे मदन, क्योंकि सेन साहब तो अपने पुत्र को मारेगा नहीं, तो गिरधारी लाल ही मदन को मारते थे। तो इसी को लेकर सारा शीर्षक का जो अभिप्राय है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हमने इसका जो शॉर्टली क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बता दिए, और 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, तो 5 क्वेश्चन से हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का सारा चैप्टर का चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगे। कह रहा है कि गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ आगे बढ़ा, इसका आशय स्पष्ट करें। मतलब गिरधर जैसे झगड़ा कर लेते थे ना, तो मदन को मारने के लिए निष्ठुरता से, मतलब उसका मन तो नहीं होगा, किसी पिता का तो मन नहीं होगा कि हम अपने बेटे को बार बार मारे, तो निष्ठुरता से। लेकिन अब तो झगड़ा कर लिया है तो अपने मालिक को दिखाने के लिए तो मारना पड़ेगा। तो निस्सहाय मतलब कि निस्सहाय तो आप समझते हैं, निष्ठुरता निर्दय होकर आगे बढ़ने लगे, निष्ठुरता और निस्सहाय के साथ आगे बढ़ने लगे, इसका अभिप्राय आपसे पूछा रहा है। देखिए, तो ये तो हम लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न जो 20 दांत शीर्षक कहानी से संकलित है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है, जिनका प्रमुख जो कृतियाँ है प्रेमघंट, इसका जो प्रमुख है, बहुत सारा कृतियाँ वो हम आपको बताएंगे, और ये इसका नोट्स बनाकर हम आपको दे देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो गिरधारी लाल वो लिख देंगे ना, तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का है तो हमको 2 नंबर तो उसी पे मिल जाएगा। इसके बाद जो कह रहा है क्वेश्चन वो हम लिखेंगे। कह रहे गिरधारी लाल अपने पुत्र मदन की दृष्टा से परेशान थे। क्या दृष्टा थे वो हमने आपको बता दिए। दृष्टा से परेशान हो गया था। उसने सोचा कि यदि सेन साहब
उसे मदन के चलते नौकरी से निकाल देंगे। दोनों झगड़ा कर लेते थे तो कहते सोच रहे थे यदि मदन के चलते उसे नौकरी से निकाल देंगे तो उसके परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। गरीब परिवार के साथ यही होता है, कोई यदि मतलब कि नौकरी से निकाल देता है, उसके मन में डर रहता है कि तब मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और समाज में जिसके पास पैसे नहीं होते वो आप जानते हैं कि उसे सब तरह से यातनाएँ झेलनी पड़ती है। तो और पहले के समय में तो ये तो और भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब थोड़ा कम भी हुआ है। गिरधारी लाल अपने निसहायता का अनुभव हुआ और वह मतलब निसहाय, कोई भी उसका सहारा नहीं है, उसका अनुभव हुआ और वह मदन के प्रति क्रूरता से पेश आने के लिए बेबस हो गया। मतलब मदन के बेटा था लेकिन फिर भी उसको होता है ना निर्दय या क्रूरता से, अपने पिता तो नहीं आता है लेकिन मजबूरीवश उसके सामने वो क्रूरता से पेश आने के लिए बेबस हो गया और वह मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ? मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा। और यही हमसे आगे पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि निसहाय निष्ठुरता के साथ आगे बढ़ा, इसका अभिप्राय क्या है? तो किस लिए आगे बढ़ा? तो ये मतलब मदन को पीटने के लिए, मारने के लिए आगे बढ़ा था। और क्यों मार रहा था वो हमने आपको बता दिए थे कि क्या रीज़न था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है और आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होइए। एग्ज़ाम डेट आपका समय तय सीमा पर ही होंगे, हम आपको सारी जानकारियाँ दे देंगे जो भी बैच ले लिए हैं। और आपका रेगुलर 2 क्लासेस चलती है, दोनों क्लास अटेंड करिए, निश्चित रूप से आपका अच्छे मार्क आएंगे। जितने क्वेश्चन बताते हैं वो करिए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो शॉर्टली हम आपको सारा कुछ बता देंगे। जैसे आपके पास नोट्स दे देंगे ना सारे, तो उसमें हम आपको बता देंगे ये क्वेश्चन आप इस जिस दिन भी एग्ज़ाम रहेंगे वो हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके। और जो भी अच्छे मेहनत करिएगा उसको फर्स्ट डिवीज़न में भी 80% से प्लस आएंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा नंबर आने वाले हैं और सारी जानकारी आपको मिलेंगे। इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के प्रसंग में गिरधारी लाल में कैसा परिवर्तन आ गया। मतलब मदन के प्रसंग में उसके में परिवर्तन कैसे आ गया, जब उसके मारने जा रहे थे तो उसमें कैसा परिवर्तन आ गया, क्या हो गया। गिरधारी लाल मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा पर उसे मदन के करीब आकर ठिठक गया। होता है ना कि कभी आपको अपने जो सगे संबंधी है, किसी कारणवश आपके भाई हो गए या आपकी बहन होगी, जो बड़े होंगे वो आपको मारने आते हैं, तो गुस्सा में तो आते हैं लेकिन आपके पास आने पर उसका मन हो जाता है नहीं नहीं मारेंगे, मतलब ठिठक जाता है। तो वही हो गया कि मदन के जब नज़दीक आए ना तो उसका मन ठिठक गया। मारने के लिए वो आए थे लेकिन उसका मन नहीं हुआ मारने का। पिता के बराबर पीटे जाने के कारण उसने आभासवश मार को बर्दाश्त करने के लिए दांत खींच लिए। मतलब कि जैसे आपको बचपन में टीचर के यहाँ जाते होंगे तो बचपन में कोई मारे नहीं, आप कितना भी माँ बाप को दुलारा है तो कम मार लगेगा वो चलेगा, लेकिन आप टीचर के पास जाते होंगे तो सीखने के लिए बचपन में तो सबको बहुत मार पड़ता है। तो आपको जब मार पड़ता है, जब गलती लगता है, जब लगने लगता है कि सर अब हमको मारेगा, जैसे ही जो स्टिक रहता है, लाठी रहता है, उठाता है तो आप दांत निकाल लेते हैं, ऐसे दांत खींच लेते हैं डर से। तो वही मदन भी क्या कि उसको तो आदत था कि करीब आ रहा है गुस्से के भाव से तो हमको मार लगेगा ही, तो वो मार के बर्दाश्त के लिए अपने दांत को खींच लिए। पर पिता ने मदन को मारने के बदले उसे लपक कर हाथों में उठा लिया और उसका धन्यवाद करते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने खोखा के दो दांत तोड़ डाले, बड़ा अच्छा किया। मतलब खोखा गलती किया था बराबर, इसको मतलब एक होता है ना स्लैचिंग करना या उसको मतलब कि कमेंट करना, जो कि बात बात पे चिढ़ाना। तो इस कारण से दोनों में झगड़ा हो जाते थे। दोनों झगड़ा किया तो खोखा का, ये तो था गांव का देहाती लड़का, खोखा को मारा तो 2 दांत टूट गया। तो उसका पिता बोला उसी कारण उसको मारने आ रहे थे, इससे पहले भी बहुत बार मार चुके थे, तो गलती तो उसी का रहता था, खोखा का ही, लेकिन मार बेचारा खा जाता था मदन। तो इसी के कारण उसके पिता ने शाबाश देते हुए कहा कि तुमने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले, बड़ा अच्छा किया। और तो समझ गया, हम शाबाशी दे दिए तो अब तो हमको नौकरी से मालिक निकाल ही देगा, क्योंकि उसके बेटे का दांत तोड़ा था। तो चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग
देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। अब सब दिन जिसको मार लग रहा था उस दिन उसको मार नहीं लगा इतनी बड़ी गलती करने पर, तो वो तो हक्का बक्का रह गया कि आज हम बच कैसे गए, हमको मार क्यों नहीं लगा, ऊपर से हमको प्यार मिल रहा है। तो वही प्रसंग है, उसी के बारे में हमको कहना कि यह क्या कारण था। तो मदन अपने पिता के क्रोध का मुक्त भोगी था, भुक्त भोगी था। मुझे उसे पता था कि उसका क्रोध आता है तो कैसे पीटा जाता है, कितना मार लगता है, क्योंकि आपको भी पता रहता है फैमिली में कि किसको कब गुस्सा आता है तो वो कितने हद तक जा सकते हैं, कैसे मारते हैं, कितने मार पड़ सकते हैं। वह बराबर अपने पिता से पिटाता रहता था और वह अपने पिता के प्यार से वंचित था। बराबर उसको मार ही लगता था और अपने पिता के प्यार से वो हमेशा वंचित रहते थे। पर उस दिन पिता ने पीटने की जगह उसे प्यार से लपक कर हाथों में उठा लिया। लेकिन उस दिन अलग हो गया तो उसे भी लगेगा कि अरे क्या हो गया, आज सब दिन हमको मार लगता था थोड़ी सी भी गलती करने पर, और आज मार के बदले दुलार हो रहा है, हमें मतलब कि प्यार मिल रहा है, उसमें भी अलग लेवल का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो उसे भी लग रहा था कि आज क्या हो गया, कि मतलब जहाँ पे हमें पिताजी की तरफ से सब दिन मार पड़ती थी तो आज वही हमें प्यार मिल रहा है, और जबकि वो सब दिन प्यार से वंचित थे तो उसको मतलब कि उसका प्यार का उतना अनुभव भी नहीं था। तो उस दिन क्या हुआ कि पिता ने उसे पीटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों में उठा लिया। पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। मतलब क्यों हक्का बक्का रह गया, तो ये आप बता सकते हैं कि जब मदन के पिता क्रोध से उसकी तरफ आए तो मदन ने सोचा कि बराबर उनके पिता से हमें मार लगती है, तो वह बराबर पिता से पिटाता रहता था, तो उसने और वह अपने पिता के प्यार से भी वंचित रहता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उनके पिता नज़दीक आने पर उनके मारने के बदले उसे गोद में उठा लिया, उसे प्यार करने लगा, और इसी अप्रत्याशित व्यवहार से हुआ क्या हो गया कि मतलब हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया, आज मतलब कि अपने सब कहते हैं ना कि आज सूरज पश्चिम से उगा, तो ये हो गया मतलब कि हक्का बक्का रह गया कि सब दिन हमें मार पड़ती थी लेकिन आज हमें दुलार हो रहा है। तो इसी कारण से वह क्या हो गया, मदन हक्का बक्का रह गया था। तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से ईजी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब आपको पूरी मतलब अच्छे तरीके से क्लास लेंगे एंजॉयमेंट के साथ, आपको कोई फील नहीं होने देंगे कि आपका मतलब कि एग्ज़ाम में 8 पेपर देने हैं। आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे और सारे पेपर करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत का भी 2-2 चैप्टर देख लेते, लेकिन पूरा जो समाप्त हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर पहले संस्कृत कर देंगे और आप लोग भूल जाइएगा तो दिक्कत है। इसलिए लास्ट में थोड़ा सा पहले कर लेंगे तो सबको याद भी रहेगा। तब तक सारे का 2-2 3-3 चैप्टर कर लेते हैं, और इस चैप्टर के बाद हम लोग संस्कृत व्याकरण उठाएंगे और वहाँ से कुछ मतलब कि सवाल करेंगे। उसके बाद हम लोग संस्कृत साहित्य को भी देख लेंगे और संस्कृत वेद का भी हम लोग देख लेंगे। और संस्कृत वेद का तो हम लोग बहुत ईजी में करेंगे। आपको रामायण आता है ना, हम आपको इस तरीके से बताएंगे लिखना कि आपको लगेगा कि यार उसमें तो हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, और जो बैच नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट बैच ज़रूर ले लें, आपको निश्चित इनसे फ़ायदा होंगे और आप फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे मार्क लाइएगा। अन्यथा यदि आपका मार्क्स नहीं अच्छा आता है, कुछ मतलब कि या फिर पास नहीं हो पाते हैं, तो आप लास्ट में ये मत कहिएगा कि हमने सर क्लास नहीं लिए थे, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों फेल हुए थे। तो इस बात को ध्यान रखें, दूसरी बार आपको एग्ज़ाम न देना पड़े, इसलिए तैयारी अपनी मजबूती से करें, अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद गिरधारी लाल के किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। ये तो अब तय हो गया कि गिरधारी लाल को नौकरी से निकाल देगा, और गिरधारी लाल भी समझ गया कि अब हमको मालिक निकाल ही देगा, क्योंकि उसके बेटे को खोखा को पीटा था इसके बेटे ने, गिरधारी लाल के बेटे मदन ने, लेकिन वो उसको मारने डांटने के बजाय उसे प्यार करने लगे थे। कहा कि ठीक है उसका गलती था तो मारा, ठीक है। तो इस कारण से उसको नौकरी से निकाल दिए गए। तो अब नौकरी से निकालने के बाद गिरधारी लाल को किस परिवर्तन का फील हुआ, कैसा परिवर्तन देखने को मिला गिरधारी लाल को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं।
कह रहा है कि सेन साहब ने जैसे ही गिरधारी लाल को अपनी सेवा से हटाया, सेन साहब क्या किया कि अपनी मतलब यहाँ नौकरी से सेन साहब ने गिरधारी लाल को जैसे ही अपनी सेवा से हटा दिया, वैसे ही उसके भीतर एक प्रकार की मुक्ति का भाव लहरा उठा। मतलब कि आज़ादी का भाव होता है ना, कि उसको लगता था कि नहीं हम यहाँ पर कैद थे, इस तरीके से वो काम करवाते थे कि मतलब होता है ना बहुत जगह प्रेशर में काम करवाते हैं, तो वहाँ पर लगेगा कि नहीं हम कैद हैं यहाँ पर, लेकिन मजबूरी बस काम करना पड़ता है। तो यही था कि उसने भीतर से एक प्रकार के मुक्ति का भाव लहरा उठा। उसे लगा कि वह सारे विषादों दुखों जीवन के भयानक अनुभव से मुक्त हो गया। उसे लगने लगा कि अब वह सारे विषादों दुखों और जीवन के भयानक अनुभवों से मुक्त हो गया। इसके भीतर स्वच्छंदता जनित उल्लास का भाव उभर गया, और जो होता है ना उल्लास, एक मतलब खुशी का लहर इसके अंदर से निकलने लगा कि अब हम लगता है कि नहीं फील आ रहा है कि हम आज़ाद हो गए। मतलब हम बहुत ही मतलब कि जो कि होते हैं ना कैदवश काम ऐसे कर रहे थे, तो उसको लगा कि नहीं अब हमें आज़ादी का भाव मिल रहा है। नौकरी तो यहाँ से निकाला तो कहीं मिल ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास भी अगर स्किल है तो आप लोग भी बहुत सारे जॉब कर रहे होंगे, हमें पता है। तो आपको पता है कि एक नौकरी से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़े है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे ही सेन साहब को लगने लगा कि चलो कम से कम आज़ादी तो मिला, उसके बाद नौकरी तो हम कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। तो इस मुक्ति के भाव से लहर उठा। उसे लगा कि वह सारे विषादों दुखों जीवन के भयानक अनुभवों से मुक्त हो गया है। उसके भीतर स्वशांत जनित उल्लास का भाव, खुशी का भाव आने लगा। परतंत्रता से मुक्त होकर वह गर्व का अनुभव करने लगा। परतंत्रता का मतलब क्या है? मतलब दूसरे के अधीन। स्वतंत्र का मतलब कि अपनी आज़ाद, मतलब स्व मतलब अपनी, और आज़ाद तंत्र के मतलब आज़ाद। लेकिन परतंत्र किसी के अंदर की अंदर में आपकी आज़ादी है, मतलब क्या दूसरे के अधीन आप काम कर रहे थे, तो वो परतंत्र से मुक्त होकर गर्व का अनुभव करने लगा, क्योंकि वह मतलब उसके अधीन कार्य करते थे, तो उसको लगता था कि नहीं हम अभी इसके अंदर एक तरह से परतंत्र मतलब कि गुलामी के भाव की तरह रखते थे उसको। तो उसे लगा कि नहीं हम इनसे अब मुक्त हो गए, इसीलिए उसके मन में उल्लास था। यदि आपसे पूछा जाए इस तरीके से भी क्वेश्चन कि सेन साहब ने गिरधारी लाल को निकाला या गिरधारी लाल को कब स्वतंत्रता का अनुभव हुआ या परतंत्र से मुक्ति का अनुभव हुआ, तो आप समझ सकते हैं जब सेन साहब ने गिरधारी लाल को अपनी सेवा से हटा दिया, उसके भीतर एक प्रकार के मुक्ति का भाव लहराया। उसने सारे दुखों विषादों और जीवन के भयानक अनुभवों का मुक्त होने का अनुभव किया। उसके भीतर स्वच्छंदता और जनित उल्लास का भाव आ गया, और परतंत्र से मुक्त होकर वह गर्व से अनुभव करने लगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखती थी। अब ये देख लेते हैं कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखती थी, तो ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अच्छा, इसी का और क्वेश्चन बच रहा। सेन साहब अपने खोखा में, उसको लगता था, अक्सर आप सुनते होंगे कि जो भी थोड़ा सा रहता है जिनके पास पैसा वैसा, उसका अगर बेटा बेटी होगा ना, तो उसको लगेगा कि मेरा बेटा तो ये बनेगा वो बनेगा। वही अगर गांव में गरीब में थोड़ा सा भी टैलेंटेड लोग उसके नज़र में आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं करेगा। अपना बेटा कैसा भी रहेगा वो कहेगा ये बनेगा वो बनेगा, और दोनों में पति पत्नी में अक्सर ये होते रहता है, डिस्कस करते रहता है। तो वही है कि सेन साहब अपने खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसीलिए उसने ट्रेनिंग वैसे ही दिए जा रहे थे, मतलब उसी तरीके से हाव भाव में उसको रखा जा रहा था कि ये एक दिन इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा। तो सेन साहब के मन में यही रहता था कि मेरा बेटा जो खोखा है ना, वो एक दिन बिजनेसमैन बनेगा और इंजीनियर बनेगा। तो उसको लगा कि मेरे बेटा इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने वाला, उसको मदन एक मतलब नौकर के बेटे ने मार दिया, इसलिए उसको मतलब कि गुस्सा आ गया था, और उन्होंने मदन को मारने के लिए गिरधारी को बोले थे।
तो ये क्वेश्चन इजी था। तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि सेन साहब क्या चाहते थे, अपने बेटे से क्या बनवाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि वो इंजीनियर या बिजनेसमैन बने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात पर गर्व था। तो मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात पर गर्व था, तो ये हम लोग जान लेते हैं। मिस्टर सेन और मिसेज सेन को इस बात पर गर्व था कि उसके 5 लड़कियां, उसको 5 लड़कियां भी थी, कठपुतलियां हैं, उसके द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करती थी। वे अपने मन का नहीं करती थी। तो इस बात पर उनको गर्व था कि हमारी बेटियां जो है ना, हम जो कहते हैं वही करती है। हम मतलब एक तरीके से कठपुतलियों की तरह बना के रखे थे, मतलब कि जितना कहा जाता था उतने करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं जो लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया था सेन साहब और उनके मिसेज के द्वारा। और लेकिन उसको ये गर्व लगता था कि हमारी बेटियाँ मतलब कि मेरे लिए कठपुतली की तरह काम कर रहा है तो मेरे लिए अच्छी है, और उस पर वह गर्व करती थी कि मेरा सारे नियमों का पालन करता है। और नियम भी ऐसे ऐसे बनाए कि हम आपको आगे वो देखने को मिलेंगे कि न तो ज़्यादा आप हंस सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, जितना कहा गया है उतने करिए। अगला है कि कहानीकार ने क्यों लिखा कि मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। कहानीकार ये क्यों लिखा कि मिस्टर और मिसेज सेन की जो 5 लड़कियां हैं वो कठपुतलियां हैं। तो ये भी जान लेते हैं। जिस प्रकार कठपुतलियां सूत्रधार के इशारे पर नाचती है, उसी प्रकार मिस्टर एंड मिसेज सेन की लड़कियों द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती थी। वे अपने मन की नहीं करती थी बिल्कुल भी। वो लड़की जो मिस्टर मिसेज सेन की जो पुत्रियाँ थी वो अपने मन की नहीं करती थी। जो उन्होंने नियम बना रखे थे, जो उसको इशारा दिया जाता था वही करती थी। इसलिए कहानीकार ने लिखा कि मिस्टर और मिसेज सेन की जो 5 लड़कियां हैं वो कठपुतलियां हैं। ये कठपुतलियां शब्द किस हमारे जो कहानीकार है नलिन विलोचन शर्मा जी उनके द्वारा दिया गया कि इनकी लड़कियां सेन साहब की कठपुतलियां थी। तो वो क्यों थी वो आप देख लीजिए कि वह कठपुतलियों की तरह सूत्रधार के इशारे पर ही नाचती थी। मतलब जैसे कठपुतली का कहा जाता है इधर झुकिए इधर डांस करिए, तो वैसे ही करता है। इसी और उसी तरीके से सेन साहब और उसकी मिसेज ने एक सूत्रधार मतलब नियम बनाए थे, कायदे कानून बनाए थे, और उसी के इशारे पर उसको सारा कुछ करना पड़ता था और करती भी थी। इसी प्रकार मिस्टर मिसेज की लड़कियां उनके द्वारा निर्धारित नियमों का जो पालन करती थी और वो अपने मन का नहीं करती थी। इसीलिए कहानीकार जो हमारे हैं उनके द्वारा कठपुतलिया शब्द का इस्तेमाल इनके लिए किए गए हैं, इनका लिए प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब 5 गो इस क्वेश्चन में देखें और इस टॉपिक का सारा पॉइंट हम लोग समझ गए। इस 9 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थोड़ा लंबा होता है तो आप लोग घबराइए नहीं। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग संस्कृत में छोटा छोटा ही देखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको मतलब अच्छे से सारा क्वेश्चन आ पाएगा। मिस्टर एंड मिसेज सेन की लड़कियां किस बात में निपुण थी। मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियां किस बात पर निपुण होंगी, तो ये आपको अब पता चल गया होगा कि किन बातों पर निपुण होंगी। मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां अपने अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी। वे इस कला में इतनी निपुण थी कि सोसाइटी की तारिकाएँ जो सोसाइटी के तरीक़ाएँ होते हैं वो भी उनसे उस कला से सीखने की इच्छा कर सकती थी। मतलब सोसाइटी की जो तरीक़ाएँ हैं उससे भी उस कला को सीखने की इच्छा कर सकती थी। वहाँ के भी लोग उनकी कला को सीखने की इच्छा कर सकती थी क्योंकि मुस्कुराहट भी उसको इतना ही सिखाया गया था। अगला क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे कि जितना आपको बोला जाए, ये नहीं कि ठाका मार के हंस रहे हैं। इससे उससे कहा जाता था कि आपके समाज में इमेज खराब होंगी कि इनकी बेटी ऐसे हंस रही है। जैसे कि अभी भी आप लोगों को कुछ गाँव सब में सुनने को मिलेंगे कि लड़की होते इतना कस के नहीं हंसो, तो इसलिए उसको मतलब हल्की हल्की मुस्कुराहट होता है ना, जिसको आप लोग गाँव में कहते हैं चौबनिया मुस्कान, तो उस तरीके से मतलब उसको मुस्कुराने में निपुण किया गया था। तो इस मतलब कि जो हल्के हल्के अपने होठों से मुस्कान होती है उससे संवारने में वह निपुण थी। इसी कला के कारण उसे निपुणता मतलब मिस्टर एंड मिसेज के उसको कहे गए हैं। उसके बाद है अगला है
कि मतलब वो हंसी मुस्कुराने में उसकी जो बेटियां थी वो क्या थी, पूर्ण रूप से निपुण थी। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचों लड़कियां को किसने किलकारी मारकर हंसते हुए नहीं देखा और आखिर क्यों। मतलब पांचों लड़कियां को किसी ने किलकारी मारकर हंसते हुए नहीं देखा और क्यों नहीं। मतलब कि आपको बता ही दिए कि वो हंसने में भी निपुण थी और किस प्रकार की हंसती थी। मतलब हल्की हल्की मुस्कान मारती थी, किलकारी मार कर एक होता ना ज़ोर से हंसना। अरे हंसना है तो हंस के मतलब कस के हंसो। हंसने से शरीर की स्वस्थता भी बढ़ती है और हैप्पीनेस भी, मतलब कि आपकी लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आते हैं। लेकिन उसको मतलब कि हंसने की इजाज़त पूर्ण रूप से पूरी नहीं दी गई थी कि आप पूरी तरीके से हंस से किलकारी मारकर हंसने के लिए अनुमति नहीं दी थी। चलिए हम लोग जान लेते। कह रहे थे कि आखिर क्यों कोई नहीं इसे किलकारी मारकर हंसते हुए देखा था। उसे किलकारी मारकर हंसने के लिए मतलब उसको इजाज़त ही नहीं था, तो हंसेगा कैसे? हंसेगा नहीं तो कोई देखेगा कैसे समाज में। देखिए तो उसका तथ्य क्या है। मिस्टर और मिसेज सेन ने, मिसेज मतलब मिस्टर सेन की पत्नी को मिसेज सेन कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। मिस्टर एंड मिसेज सेन ने उन्हें मुस्कुराने की छूट दी थी, लेकिन खिलखिलाकर किलकारी मारने की नहीं। मुस्कुराने की छूट दी थी, अपने नियम कानून में हंसने की छूट दी थी, लेकिन किलकिलाकर हंसने की छूट नहीं दी थी, क्योंकि उसे सभ्यता का मर्यादा का खंडित होने की आशंका थी। वो अभी भी आपको समाज में देखने को मिलेंगे। कभी कोई बोल देती है बूढ़ी दादी, या जो पुराने मतलब ख्यालात के होंगे, और जो नए हैं वो तो नहीं। आप लोग जैसे आप सब अभी जो बहुत सारे लड़कियां वो रहते हैं, पूर्ण आज़ादी से रहते हैं, और लड़कियां कितनी सहयोग कर रहे हैं हमारे देश के आगे बढ़ने में, ये आप सबको पता है। बहुत सारे IAS IPS बहुत सारे क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो उसको मतलब आज़ादी दिए जा रहे हैं, इसीलिए बढ़ रही है। और उसे घर में ही रखा जाए कि नहीं पढ़ने जाना, नहीं पढ़ना है, तो कैसे आगे जाएगा। और वैसे भी सबको शिक्षित होना, लड़कियों को शिक्षित होना और भी बहुत ही ज़रूरी है। खिलखिलाकर किलकारी मारने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उसे सभ्यता का मर्यादा का खंडित होने का आशंका थी कि समाज में हमारे लोग क्या कहेंगे कि इसकी बेटी ज़ोर से हंस रहे हैं। इस सभ्यता, इस मर्यादा को खंडित होने की उसे आशंका थी। चूँकि वह 5 लड़कियों के माता पिता के आदेश 5 लड़कियां अपने माता पिता के आदेश का जो अक्षरशः मतलब पालन करती थी, और इसलिए वे केवल मुस्कुराती थी, लेकिन खिलखिलाकर हंसने का उसने अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता था, उसको बताया ही नहीं, उसको ऐसा छूट ही नहीं दिया गया था कि आप मतलब कि जोरों से हंस सकती है। मतलब अधिकार क्षेत्र के मतलब कि जैसे कि आपके अधिकार में कोई चीज़ नहीं है, उसके मतलब उसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया था, उसके अधिकार में नहीं है कि वो ज़ोर से हंसे, कि मतलब कि कोई बात को लेकर भी ज़ोर से हंसे, या मतलब हंसना भी है तो धीरे धीरे हंसना है। जो उन्होंने नियम कानून बनाए थे उसको पालन करते थे, तो इस बात पर वो खुशी भी थी उसके माता पिता की, हमारी बेटी हमारे नियम को, जो कायदे कानून हम बनाए हैं, उसको खुशी खुशी पालन कर रही है। खुशी खुशी तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शन में रहेंगे तो खुशी खुशी क्यों करेंगे। जब मदन वहाँ से निकलने पर आज़ादी फील कर रहे थे, तो लड़कियों को क्या हो रहा है, जैसे पूर्ण रूप से मतलब कह सकते हैं कि कठपुतलिया की तरफ बना के रखे थे। तो इस शीर्षक में आपको यही सारा कुछ मतलब कैरेक्टर देखने को मिले, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिए। आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस टॉपिक का जो कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं वो हम आपको नोट्स बनाकर दे देंगे सारे। तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, आपको लिखित नोट आपको मिलेंगे, अच्छे से तैयार करके मिलेंगे, और ये भी हम आपको दे देंगे। तो और हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग संस्कृत को देखेंगे, क्योंकि संस्कृत को लेकर आप लोग बहुत एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द संस्कृत पढ़ाइए। तो आप लोगों का अगला क्लास हम लोग संस्कृत का ही रखेंगे, और उसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण या संस्कृत साहित्य कोई एक, मतलब 3 संस्कृत है, तीनों में से कोई एक हम लोग देख लेंगे। तो कल का क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और जो सारा कुछ होंगे वो सारे डॉट्स होंगे, तो वो आप लोग कमेंट सेशन में या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको निश्चित ही बताएंगे। और उसके बाद आप लोग को यदि
किसी का फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो आप लोग कर ले, एक दिन अभी भी समय है आपके पास। 16 तक फॉर्म की जो फिलिंग है वो डेट दिया गया है। तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि हमारा फॉर्म नहीं फुल फिल हुआ है तो जाके अपना फॉर्म फिल करा ले। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। फिलहाल इसमें इतना ही, और भी जो भी अपडेट आएंगे आयोग की तरफ से वो सारी जानकारियाँ आपको, बोर्ड के कोई भी जानकारी रहेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। थैंक यू।